इसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक है ब्लॉक ओवर ब्लॉक कॉन्सेप्ट। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, फिर इनमें से किसी एक ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। फिर आपको चेक करना होगा कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे या सेपरेटली मूव करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। तो ये दोनों अलग अलग कंडीशंस है। अब ये हम चेक कैसे करेंगे, तो इसका प्रोसीजर है एक, वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, बिल्कुल आसान सा है। देखो एक केस में लेके यहाँ पे समझाता हूँ आपको। मान लो कि ये दोनों जो दो ब्लॉक हैं, इनमें से ऊपर वाले ब्लॉक का मास है m1, नीचे वाले ब्लॉक का मास है m2, और ये किसी रफ सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है सपोज करो μ2, और ऊपर वाली दोनों सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है मान लो μ1। ठीक है, यहाँ पे हमने दो ब्लॉक दिखा रखे हैं, ऊपर वाले ब्लॉक का मास m1, नीचे वाले ब्लॉक का मास m2। ऊपर वाली दोनों सरफेस मतलब ऊपर वाला ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक की सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ1 के बराबर है। ये दोनों वैल्यू सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। नीचे वाला ब्लॉक और जो फ्लोर है उनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ2 के बराबर है। ऐसे दो केस ले लिए हमने। ठीक है, अब इसको समझना बिल्कुल आसान सा केस है। कैसे हमको ये फाइंड करना होता है कि एक साथ मूव करेंगे या स्लिपिंग होंगी, इनके बीच में क्या होगा वो कैसे फाइंड करना है। मान लो कि मैंने नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया F। ठीक है, F कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक साथ मूव करेंगे या नहीं करेंगे। चेक कैसे करना है, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये ब्लॉक्स मूव करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि फोर्स इतना कम हो कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो इसको मूव ही नहीं करने दे। आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ये ज्यादा डेवलप हो सकता है, इसलिए वो ब्लॉक मूव ही नहीं करेंगे। अच्छा, इन दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पे दो फोर्स नीचे की तरफ लग रहे होंगे, एक तो m1g और एक m2g। या ऐसे मान लो कि दोनों को कंबाइंड मास मान लो, जिसका मास है m1 प्लस m2, और ये दोनों मिलके यहाँ पे फोर्स लगा रहे होंगे m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर। इतना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, और इसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, जिसको मैं n1 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है, क्योंकि इस पे आगे की तरफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ डेवलप होगा। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। अच्छा, एन कौन सा लेना है, ये वाला n1। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू इंटू n1 के बराबर होगा, और n1 बराबर है यहाँ पे m1 प्लस m2 इंटू जी के। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि जो फोर्स अप्लाई किया गया है वो चेक करना है कि वो यहाँ पे जो दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है, यानी कि म्यू इंटू n1, इससे ज्यादा है या कम है। मान लो अप्लाइड फोर्स कम है और यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है वो ज्यादा है, तो ब्लॉक मूव ही नहीं करेंगे। उस केस में इन दोनों सरफेस के बीच में उतना ही फ्रिक्शन डेवलप होगा जितना फोर्स अप्लाई किया गया है, क्योंकि आपको याद होगा जब भी ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई किया जाता है और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा होता है, यानी कि ब्लॉक स्टैटिक कंडीशन में होता है, तो उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स है और जो फ्रिक्शन की वैल्यू वो आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे उतना ही फ्रिक्शन होगा जितना फोर्स अप्लाई किया गया है। इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा, ये तो मूव नहीं कर रहा है नीचे वाला, ऊपर वाला और ये वाला जो ब्लॉक है इनके बीच में, मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा। तो अगर आपको इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन बताना है तो वो फ्रिक्शन तब डेवलप होगा जब ऊपर वाले ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी होगी। यहाँ पे नीचे वाला ब्लॉक क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है, यहाँ वाले फ्रिक्शन की वजह से मूव ही नहीं कर पाया। यहाँ पे क्या है, नीचे वाला ब्लॉक मूव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। अगर नीचे वाला ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा तो ऊपर वाला ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करने की टेंडेंसी रखेगा क्या, नहीं भाई, ये मूव करना चाहेगा तभी तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन डेवलप होगा इसको रोकने के लिए। ये मूव ही नहीं कर पा रहा है, ये मूव ही नहीं करेगा, तो इन दोनों सरफेस के बीच में, यानी ऊपर वाले और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में जो सरफेस है उनके बीच में कोई भी फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। एक ब्लॉक रखा हुआ है किसी सरफेस पे, जिस सरफेस पे वो रखा हुआ है उस सरफेस और उस ब्लॉक के बीच में क्या कोई फ्रिक्शन डेवलप होगा, कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया मैंने, तो बताओ इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे तब यहाँ पे फ्रिक्शन इसके मोशन का अपोजिशन करने के लिए आ जाएगा पिक्चर में। तो जब तक ये स्टैटिक कंडीशन में है, कौन सा वाला ब्लॉक, नीचे वाला ब्लॉक, तो ऊपर वाला ब्लॉक तो इसके रेस्पेक्ट में मूव करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा, भाई ये रेस्ट में है और ये मूव ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर, या स्लाइड करने की टेंडेंसी नहीं रख रहा, इसका मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन जीरो बताना है।
ये तो एक केस हो गया। अब मान लो आपने फोर्स ज्यादा लगा रखा है, तो अब ये चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे या फिर इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग होगी, मतलब ये तेजी से नीचे से निकलेगा और ये पीछे फिसल के गिर जाएगा, या फिर ये आगे जाएगा और ये, मतलब क्या होगा एक्टिविटी, दोनों अलग अलग मूव करेंगे एक साथ मूव करेंगे, वो आपको चेक करना पड़ेगा फिर। तो उसको चेक करने का प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमको ये एज्यूम करना है कि दोनों ब्लॉक एक साथ ही मूव कर रहे हैं और इनका कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करना है। पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, हम ये देखेंगे कि टोटल फोर्स पूरे सिस्टम पे कितना लग रहा है। जैसे यहाँ पे F फोर्स आगे की तरफ लग रहा है और ये मान के कि ये दोनों एक साथ ही मूव कर रहे होंगे। कॉमन एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, ये मान के चल रहे हैं कि दोनों एक साथ ही जा रहे हैं। तो दोनों ब्लॉक्स को एक ऑब्जेक्ट मान लो जिसका टोटल मास है m1 प्लस m2। इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है F और यहाँ पे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन पीछे की तरफ। तो आगे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसमें से फ्रिक्शन फोर्स को माइनस कर देंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम यानी कि m1 प्लस m2। तो उससे हम कॉमन एक्सेलरेशन सिस्टम का फाइंड कर लेंगे। तो ये तो कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए करना है। क्वेश्चंस में मैं ये आपको करके बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूं। तो आगे की तरफ फोर्स लगा F, यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो उसमें से माइनस कर दो, F माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिस्टम यानी कि m1 प्लस m2, ये बराबर होगा कॉमन एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो कॉमन एक्सेलरेशन को मैं A C से डिनोट कर रहा हूं, ये हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या करना है, जिस ब्लॉक पे डायरेक्टली फोर्स नहीं लग रहा, कौन सा वाला ब्लॉक, जैसे ऊपर वाले ब्लॉक पे डायरेक्टली फोर्स नहीं लगा रहे हैं, फोर्स लगाया जा रहा है नीचे वाले ब्लॉक पे, तो जिस ब्लॉक पे डायरेक्टली फोर्स नहीं लग रहा है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करके देखना है कि वो मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है। सेकंड काम क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द अदर ब्लॉक ऑन विच द डायरेक्टली फोर्स इज नॉट अप्लाइड। ऊपर वाले ब्लॉक पे डायरेक्टली कोई फोर्स नहीं है, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगी। देखो जैसे ये नीचे वाला ब्लॉक नीचे से इसके स्लाइड करने की कोशिश करेगा इस फोर्स की वजह से, तो इन दोनों सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप होगा। नीचे वाला ब्लॉक इस ऊपर वाले ब्लॉक के नीचे से निकलने की कोशिश करेगा F फोर्स की वजह से, तो इन दोनों सरफेस के बीच में क्या डेवलप होगा, फ्रिक्शन। जो नीचे वाले ब्लॉक को रोकने की कोशिश करेगा नीचे वाले ब्लॉक पे, तो वो लगेगा पीछे की तरफ फ्रिक्शन। इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो नीचे वाले ब्लॉक पे तो लगेगा पीछे की तरफ, लेकिन उसका रिएक्शन फोर्स आएगा ऊपर वाले ब्लॉक पे। हमेशा एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो नीचे वाला ब्लॉक जैसे निकलने की कोशिश कर रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक और इस नीचे वाले ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, ये नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है, और इसका रिएक्शन फोर्स आएगा ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ। इतना ही फ्रिक्शन इसके ऊपर आगे की तरफ लगेगा, जिसकी वजह से ये साथ साथ इसके साथ चिपका हुआ चलना चाहेगा। धीरे धीरे अगर आप इसको खींचोगे ना तो आप देखोगे कि ऊपर रखा रखा इसके साथ ही आ रहा है। तो ऊपर वाले ब्लॉक को आगे कौन लेके जा रहा है बताओ, क्या हमने उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया, नहीं, उसको इन दोनों सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आगे लेके जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा उसको कैलकुलेट करना है। कौन से वाले फॉर्मूले से, F इक्वल टू म्यू इनटू एन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहां पे ऊपर वाले ब्लॉक का मास m1 है तो वो m1g फोर्स नीचे लगा रहा होगा, दिखा देते हैं, m1g फोर्स नीचे लगेगा जिसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n2 मान लेता हूं ये क्रिएट होगा। ठीक है, ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्रिएट होगा, तो म्यू इनटू एन ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप क्या करोगे, इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होगा वो कैलकुलेट कर लोगे। और फ्रिक्शन फोर्स अपने पास आ गया तो उस बॉडी के यानी ऊपर वाली बॉडी के मास से उसको डिवाइड कर दो तो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा अपने पास। ये एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो हमको पता चल गया कि ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लो, फिर उसको इस बॉडी के मास से डिवाइड कर दो तो अपने पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये दो काम शुरुआत में करने हैं अपन को। आपने जैसे ऊपर वाले ब्लॉक का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है A1 मैक्स, मान लो ये भी फाइंड कर लिया और कॉमन एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया। अब चेक करेंगे, अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, थर्ड पॉइंट में दो कंडीशन बता रहा हूं, जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो कम है या बराबर है दूसरे वाले ब्लॉक के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से। एक बार ये प्रोसीजर समझ लो, बिल्कुल आसान है ये, इसमें ये मत सोचना सर इतना सारा काम करना पड़ेगा क्या, ये कोई ज्यादा लंबी चौड़ी स्टेप्स नहीं है, एक एक स्टेप में आ जाएगा सारा आंसर। आपको क्या चेक करना है कि कॉमन एक्सेलरेशन
क्या उस दूसरे वाले ब्लॉक के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से कम है या फिर उसके बराबर है। अगर कम है या बराबर है तो फिर दोनों ब्लॉक एक साथ ही मूव करेंगे। कॉमन एक्सेलरेशन अगर कम है या फिर बराबर भी है इस दूसरे वाले ब्लॉक के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जो आपने फाइंड किया होगा, तो दोनों ब्लॉक एक साथ ही मूव करेंगे। ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ठीक है, एक साथ मूव करेंगे। और जब ये एक साथ मूव करेंगे तो इनका मतलब इनका एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो जो आपने कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड किया होगा ना शुरुआत में, वही आपका आंसर है। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन पता चल गया। फिर आपको पूछे भाई फ्रिक्शन वगैरह भी बता दो, तो इन दोनों सरफेस के बीच में तो भाई ये ब्लॉक मूव कर रहे हैं तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू इनटू n1 वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो। और इस वाले ब्लॉक के लिए देखना पड़ेगा कि इस पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, a लग रहा है। जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा ना सिस्टम का, वो एक्सेलरेशन इस पे काम कर रहा होगा। तो इस बॉडी के मास यानी m1 को उस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर लो तो इस पे लगने वाला फोर्स आ जाएगा। क्योंकि एक साथ मूव कर रहे हैं तो इन पे फ्रिक्शन तो काम कर ही रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि तभी तो ये चिपका हुआ जा रहा है। तो फ्रिक्शन कितना है, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, मास ऑफ द बॉडी यानी m1 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। क्योंकि एक साथ मूव कर रहे हैं ना, तो जो कॉमन एक्सेलरेशन आपने फाइंड किया होगा उसी से मल्टीप्लाई कर लो मास को, तो आ जाएगा अपने पास में इस पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जो दोनों सरफेस के बीच में डेवलप होगा। अब इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो ज्यादा आ जाए दूसरे वाले ब्लॉक के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, तो फिर क्या होगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर स्लाइड करना चालू कर देगा। जैसे इसको आप आगे खींच के लेके जाओगे ना, तो ये अलग ही चल रहा होगा, अलग स्पीड से, ये अलग ही स्पीड से चल रहा होगा, तो स्लाइडिंग स्टार्ट होगी दोनों के बीच में, अगर कॉमन एक्सेलरेशन ज्यादा है तो। और जब ये स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई तो फिर दोनों का अलग अलग आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और फ्रिक्शन इनके बीच में कौन सा लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये दोनों जो सरफेस है ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। यहाँ पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। और अगर म्यू के आपको यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अलग से नहीं दे रखा हो तो जो म्यू दे रखा होगा उसी से उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि म्यू कई क्वेश्चंस में अलग से दिया नहीं जाता है, म्यू एस और म्यू के की वैल्यू कॉमन ही दे देते हैं, इसलिए ये प्रोसीजर समझ में आया क्या। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 अलग अलग केस दे रखे हैं, मतलब ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है एक्चुअल में, ये एक ही क्वेश्चन में सारे आपको पूछे गए हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स इफ F इक्वल टू 100 न्यूटन, ये पहला केस है। सेकंड है F इक्वल टू 300 न्यूटन और तीसरा केस है F इक्वल टू 500 न्यूटन। तो 3 केस आपको अलग अलग बता रखे हैं। तीनों केस में चेक करेंगे बारी बारी कि इन दोनों सरफेस के बीच में, ऊपर वाली ये जो दोनों ब्लॉक है इनके बीच में जो सरफेस है और लोअर ब्लॉक और फ्लोर के बीच में यहाँ पे जो सरफेस है उनके बीच में कितना कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा और कैसे ये मूव करेंगे, कितना इसका एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का, सब फाइंड करके देखते हैं। सबसे पहले मैं पहला वाला केस लेके चल रहा हूँ। F की वैल्यू कितनी बता रखी है, 100 न्यूटन के बराबर बता रखी है। इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फोर्स कितना अप्लाई किया, 100 न्यूटन, तो ये 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। सबसे पहला काम क्या करना है, चेक करना है कि लोअर ब्लॉक और फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम कितना डेवलप हो सकता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करेंगे, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन लोअर ब्लॉक एंड द फ्लोर। अब कितना होगा यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये m1 मास है ऊपर, ये नीचे m2 मास है, दोनों का मिला के टोटल मास कितना हो गया 10 + 40 यानी 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम की वजह से यहाँ पे वेट फोर्स नीचे लग रहा होगा mg यानी कि 50 × 10 के बराबर, यानी कि 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्रिएट होगा n। अच्छा, ये जो दोनों सरफेस है इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है मैं उसको n2 बोल देता हूँ। तो n2 किसके बराबर है, 500 न्यूटन के बराबर है। यहाँ पे ये हमने डायग्राम से देख लिया। ठीक है, 500 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन में कैलकुलेट कर रहा हूं, ये होगा म्यू इनटू एन के बराबर, म्यू है 0.4 और एन की वैल्यू है 500, कितना आएगा 200 न्यूटन आएगा। यानी कि लोअर ब्लॉक और सरफेस के बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है पीछे, 200 न्यूटन के बराबर। आगे की तरफ फोर्स कितना लगाया है, सिर्फ 100 न्यूटन, ये तो कम पड़ गया। इसका मतलब नीचे वाला ब्लॉक मूव ही नहीं कर पाएगा, और अगर नीचे वाला ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा तो इन दोनों सरफेस के बीच में उतना ही फ्रिक्शन डेवलप होगा जितना फोर्स अप्लाई किया गया है, यानी कि 100 न्यूटन के बराबर। आपका आंसर क्या होगा, 100 न्यूटन। हियर F अप्लाइड
इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहे, और ब्लॉक मूव नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन बिटवीन लोअर ब्लॉक एंड सरफेस कितना होगा, जो अप्लाइड फोर्स है उसके बराबर ही होगा, 100 न्यूटन के बराबर। और ऊपर वाले दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कितना होगा, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक मूव ही नहीं कर पा रहा, इसलिए ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन 0 रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी 0। ठीक है, दोनों आंसर आ गए। मतलब यहां पे फ्रिक्शन कितना है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। मैक्सिमम 200 न्यूटन का डेवलप हो सकता है, लेकिन डेवलप होगा नहीं। कितना डेवलप होगा, जितना फोर्स अप्लाई किया उसके बराबर ही, उसको रोकने के लिए बस। ठीक है, दोनों आंसर समझ में आए क्या? सेकंड केस लेंगे अब, उसमें फोर्स की वैल्यू बढ़ा देंगे। अब सेकंड केस देखो, अब अप्लाइड फोर्स आपको करना है 300 न्यूटन के बराबर। अप्लाइड फोर्स कितना ले लिया, 300 न्यूटन के बराबर ले लिया। जब आपने 300 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ लगाया तो यहां पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है वो कितना है, 200 न्यूटन के बराबर है। वो तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पे। तो चेक कर लेंगे कि क्या अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। हाँ जी ज्यादा है, इसका मतलब नीचे वाला ब्लॉक अब मूव करेगा। और जब ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा तो इन दोनों सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन भी डेवलप हो रहा होगा। फ्रिक्शन हमेशा मोशन का अपोजिशन करता है, तो जैसे इस ब्लॉक को आप आगे मूव करवाओगे तो यहां पे जो फ्रिक्शन डेवलप होगा उसकी वजह से ये वाला ऊपर वाला ब्लॉक आगे मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, लेकिन वो जो फ्रिक्शन है वो नीचे वाले ब्लॉक को रेसिस्ट करने का भी काम करेगा, रोकने का काम करेगा। तो पहले तो ये चेक करेंगे कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे या फिर सेपरेटली मूव करेंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा या सेम आएगा, वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम ये मानते हुए कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं। अभी मैं सेकंड केस ले रहा हूं, सेकंड केस लेके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड केस में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे या सेपरेटली। तो पहले इनका कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। कॉमन एक्सेलरेशन मतलब ये मानते हुए कि एक साथ ही मूव कर रहे हैं, तो अगर ये एक साथ मूव कर रहे हैं तो टोटल फोर्स आगे की तरफ कितना लगा है इसके ऊपर, 300 न्यूटन, और पीछे की तरफ कितना फोर्स लगा इसके ऊपर, 200 न्यूटन। ये माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है सिस्टम का, तो 10 + 40 यानी कि 50 किलोग्राम। कितना आएगा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 100/50 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है कॉमन एक्सेलरेशन। अब फाइंड करो दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन, यानी ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे वो मूव कर सकता है। तो इसको मैं A1 मैक्सिमम लिख रहा हूं। ये मैक्सिमम वर्ड इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन दोनों सरफेस के बीच में, यानी कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो सरफेस है इनके बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कैलकुलेट किया जाता है इसके लिए। तो उससे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप होगा और मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो चेक किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ऊपर वाला ब्लॉक, ये नीचे वाले ब्लॉक को दबा रहा होगा किसी M1G फोर्स से। M1 है 10 किलोग्राम, तो 10 × 10 यानी कि 100 न्यूटन फोर्स नीचे लगेगा और उसका रिएक्शन फोर्स N1 ऊपर की तरफ आएगा। तो N1 किसके बराबर है, यहाँ पे 100 न्यूटन के बराबर है। तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है। तो बताओ फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा मैक्सिमम, म्यू × n के बराबर। म्यू है यहाँ पे 0.5, n की वैल्यू है यहाँ पे 100 न्यूटन और डिवाइडेड बाई मास ऑफ द बॉडी यानी कि 10 किलोग्राम। तो बताओ कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो देखो कॉमन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कम आ रही है दूसरे वाले ब्लॉक के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से। अगर ऐसा हो कभी भी कि कॉमन एक्सेलरेशन या तो कम हो या बराबर भी हो मैक्सिमम दूसरे वाले ब्लॉक के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जिसपे डायरेक्टली फोर्स नहीं है, तो फिर ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। तो ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे मतलब द ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर। और अगर एक साथ मूव करेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। कितना, कॉमन एक्सेलरेशन के बराबर, यानी कि आंसर होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों का एक्सेलरेशन वही है जो आपने पहले फाइंड किया था। एक साथ ही तो मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन आप पहले ही फाइंड कर चुके हो, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक चीज और बता दो कि फ्रिक्शन कितना कितना लग रहा है। तो लोअर ब्लॉक और फ्लोर के बीच में तो 200 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा क्योंकि ये मूव कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा। लेकिन ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो इसके साथ चिपका हुआ जा रहा है। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे अगर ध्यान से देखा जाए तो कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसको आगे लेके जा रहा होगा।
ऊपर वाले ब्लॉक का मास है 10 kg और वो नीचे वाले ब्लॉक के साथ में मूव कर रहा है और उतने ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जितने एक्सेलरेशन से नीचे वाला ब्लॉक मूव कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको इस ऊपर वाले ब्लॉक का भी मास भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, तो आप यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे लेके जा रहा होगा वो फ्रिक्शन फोर्स भी बता सकते हो। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स जो डेवलप हो रहा होगा वो बराबर होगा मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मास तो इसका है 10 kg और इसका एक्सेलरेशन है 2, यानी कि 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा होगा इन दोनों सरफेस के बीच में। ऊपर वाला ब्लॉक है ना वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जा रहा है और उसका मास है 10 kg, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2 इंटू 10 ये आ गया 20 न्यूटन के बराबर। तो 20 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा, जो ऊपर वाले ब्लॉक को तो आगे लेके जा रहा है और नीचे वाले ब्लॉक को वो रोकने की कोशिश कर रहा है। आया समझ में? तीसरा केस देखो। अब थर्ड केस देखो। थर्ड केस में अप्लाइड फोर्स है 500 न्यूटन, 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है और अब देखना है कि ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है। तो आगे की तरफ फोर्स लगा 500 न्यूटन, फिर ये तो एक ही ब्लॉक मान लो इन दोनों को मिला के, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो है 200 न्यूटन पीछे की तरफ, तो वो मोशन का अपोजिशन करेगा तो माइनस करना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि 50 किलोग्राम, 10 प्लस 40 ये आएगा। सॉल्व करोगे तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। 300/50 आएगा यानी कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ गया कॉमन एक्सेलरेशन। फिर दूसरा वाला ब्लॉक जिस पे डायरेक्टली फोर्स नहीं है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा पहले वो दिखा दो। इन दोनों सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स वो होगा म्यू इनटू m1g के बराबर, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे ऊपर वाले ब्लॉक का मास, तो आ जाएगा म्यू इनटू जी, m1 कैंसिल कर दो, डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हो। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, जी की वैल्यू 10, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद भी कर सकते हो इसको, वैसे जब भी आप ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करोगे ना तो वो म्यू इनटू जी के बराबर आएगा, क्योंकि m1 तो हमेशा कैंसिल हो जाता है इस तरीके से। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा है दूसरे वाले ब्लॉक के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना, स्लाइडिंग बिटवीन द ब्लॉक्स स्टार्ट, ठीक है, यानी कि दोनों अलग अलग मूव करेंगे अब, ठीक। तो दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना पड़ेगा। अब देखो कैसे एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। पहले मैं नीचे वाले ब्लॉक के लिए, चलो ऊपर वाले ब्लॉक के लिए बता देता हूं। पहले जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो चुकी है, नीचे वाला ब्लॉक अलग एक्सेलरेशन से जा रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक भी आगे जा रहा है लेकिन अलग एक्सेलरेशन से, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है वो डेवलप हो रहा होगा, क्योंकि स्लाइडिंग के टाइम पे इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम डेवलप होकर इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। तो ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, वो कितना होगा, तो वो होगा म्यू इनटू एन के बराबर। म्यू कितना 0.5 है ना, म्यू कितना है 0.5 और एन किसके बराबर है mg के, यानी कि 10 इंटू 10। तो कितना आया फ्रिक्शन फोर्स, ये आएगा 50 न्यूटन। तो ऊपर वाले दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है 50 न्यूटन के बराबर है। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बराबर होगा, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 50 न्यूटन। मास कितना है इसका 10 किलोग्राम, तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऊपर वाले ब्लॉक का अलग से एक्सेलरेशन भी आ गया अपने पास। नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करो। अब नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो A2 लिख रहा हूं इसको मैं। अब नीचे वाले ब्लॉक को ध्यान से देखो, इस पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन, तो लिखा 500 न्यूटन। फिर यहां पे जो फ्रिक्शन है वो इसको रोकने की कोशिश करे तो -200 न्यूटन, और साथ ही इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो भी नीचे वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ लगेगा, और उसका रिएक्शन फोर्स किस पे आएगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ आएगा। तो नीचे वाले ब्लॉक पे दो फोर्स पीछे की तरफ लग रहे हैं, एक तो ये 200 न्यूटन और एक यहां पे जो फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट किया था 50 न्यूटन, वो दोनों मिलकर इसको रोकेंगे नीचे वाले ब्लॉक को, तो वो भी माइनस करो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 40 किलोग्राम।
नीचे वाले ब्लॉक के लिए कैलकुलेट कर रहे हो ना अभी, तो उसका मास यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 250 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आएगा 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन से नीचे वाला ब्लॉक मूव कर रहा होगा। अलग अलग आएगा दोनों का एक्सेलरेशन, ऊपर वाला थोड़ा स्लो चलेगा, नीचे वाला थोड़ा फास्ट चलेगा यहाँ पे, ठीक है, और अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे दोनों। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F that can be applied so that the two blocks will move together। ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई किया जा सकता है ताकि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। यहाँ पे जो लोअर ब्लॉक और फ्लोर है इनके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.4 दे रखा है, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 के बराबर है। और ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे ये मैक्सिमम कितना फोर्स F अप्लाई किया जा सकता है ताकि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। इनको अलग अलग मूव नहीं करना है, स्लाइडिंग नहीं होनी चाहिए इनके बीच में, एक साथ मूव करना है। तो बताओ मैक्सिमम आप कितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे ट्राई करना है इसको। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि हम वो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जहां तक ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। अब दोनों ब्लॉक्स के एक साथ मूव करने की कंडीशन ये होती है कि जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा दोनों ब्लॉक्स का, दोनों ब्लॉक्स को हम एक साथ मूव करते हुए एज्यूम करेंगे, और इसका जो कॉमन एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे वो कॉमन एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए दूसरे वाले ब्लॉक जिस पे डायरेक्टली फोर्स नहीं है उसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन के। ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसका मास है m1, ये फर्स्ट ब्लॉक हम कंसीडर कर लेते हैं। नीचे वाला ब्लॉक है इसका मास m2, इसको हम सेकंड ब्लॉक कंसीडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट ब्लॉक है उस पर डायरेक्टली फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे जितना भी पॉसिबल है, और उसको इन दोनों ब्लॉक्स के कॉमन एक्सेलरेशन के बराबर पुट कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, वो फोर्स निकल के आ जाएगा सॉल्व करने पे, जितना फोर्स हम मैक्सिमम इस पे अप्लाई कर सकते हैं और दोनों ब्लॉक एक साथ ही मूव कर रहे होंगे। उससे ज्यादा फोर्स पे ये सेपरेट होने लग जाएंगे, फिर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी मतलब। ठीक है, उससे कम फोर्स पे भी ये एक साथ मूव करेंगे, लेकिन हमें मैक्सिमम फोर्स पूछा है कि मैक्सिमम कितना लगा सकते हो, इसलिए मैंने ये इक्वल पुट किया है इन दोनों को। अब कॉमन एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए यहां पे देख लेते हैं कि लोअर ब्लॉक और इस फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। जैसे ये फोर्स F अप्लाई किया होगा हमने, तो ये वाला जो ब्लॉक है नीचे वाला ब्लॉक ये आगे मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं और कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, तो इन दोनों ब्लॉक्स को कंबाइंड मास मान लो जिसका टोटल मास होगा 3 + 6 यानी कि 9 किलोग्राम। अब F फोर्स आगे लगाया, यहां पे जो फ्रिक्शन है वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। यहां पे फ्रिक्शन कितना होगा तो उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चेक करना पड़ेगा। यहां पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा m1 + m2 × g यानी 3 + 6 × g यानी कि 10, तो ये आएगा 90 न्यूटन के बराबर। तो 90 न्यूटन नीचे लग रहा है और उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, इसको मैं N2 बोल रहा हूं। ठीक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 है ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे इस 90 न्यूटन के बराबर होगा, जो नीचे लग रहा है फोर्स उसके बराबर होगा। अब फ्रिक्शन फोर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन बिटवीन लोअर ब्लॉक एंड सरफेस कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू × n। n की जगह कौन सा लेना है, n2, n की जगह n2 पुट करेंगे। अब म्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0.4 दे रखी है, और n2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 90 न्यूटन के बराबर, तो कितना आएगा ये 36 न्यूटन के बराबर आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 36 न्यूटन, ये पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो बताओ कॉमन एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा ही। कॉमन एक्सेलरेशन बराबर होगा नेट फोर्स जो आगे लग रहा है, कितना लग रहा है F - 36 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिस्टम यानी कि 3 + 6 यानी कि 9 किलोग्राम। ये आया समझ में, ये तो आ गया कॉमन एक्सेलरेशन। हमने ये माना कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, तो नेट फोर्स आगे कितना लगा F - फ्रिक्शन। ठीक है, दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन है अभी उसका रोल नहीं है कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करते टाइम, तो F - 36 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम 9 लिख दिया। अब ऊपर वाले ब्लॉक को देखो, उस पे मैक्सिमम कितना फोर्स लग सकता है, तो जो इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होगा वही लगेगा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर डायरेक्टली और कोई फोर्स तो है नहीं, इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वही लगना है इसके ऊपर। अब यहाँ पे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं।
ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये M1G फोर्स से इसको नीचे की तरफ पुश करेगा, नीचे वाले ब्लॉक को। तो ये M1 है 3 किलोग्राम, तो 3 इंटू 10 लिख देता हूं इसको। 30 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा होगा और इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो ऊपर की तरफ आ रहा होगा N1। अब इन दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है, जो पीछे की तरफ डेवलप होगा इस नीचे वाले ब्लॉक के लिए, इसको मैं F1 लिख देता हूं एक बार। तो ये फ्रिक्शन कितना होगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा, इसको साइड में लिख के बता रहा हूं, F1 बराबर होगा म्यू इंटू N1 के। और म्यू कौन सा लेना है इसमें, ये वाला म्यू है ना, यहां पे जो भी है। तो म्यू है 0.5 और N1 कितना है, N1 है यहाँ पे 30 न्यूटन, तो ये कितना आएगा 15 न्यूटन के बराबर। और अगर आपको ये फाइंड करना है कि ऊपर वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये जो फ्रिक्शन है ये लोअर वाले ब्लॉक को तो पीछे की तरफ लगेगा और इसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे आएगा आगे की तरफ। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इन दोनों सरफेस के बीच में, वो इस ऊपर वाले ब्लॉक को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा होगा। भाई दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन कैसे देखनी है, नीचे वाला ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा, तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो पीछे लगेगा लोअर ब्लॉक के लिए और इसको रोकने की कोशिश करेगा। और उस फ्रिक्शन फोर्स का रिएक्शन फोर्स किस पे आएगा, इस ऊपर वाले ब्लॉक पे आएगा, वो भी F1 के बराबर ही होगा लेकिन आगे की तरफ होगा, जिसकी वजह से ये साथ साथ चलेगा इसके। ठीक है, अब F1 की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ही ली है, तो बताओ इस ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, A1 मैक्स, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बराबर होगा फोर्स अपॉन मास यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 3, कितना आएगा ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहां पे आपको क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। बोलो आया क्या समझ में, तो बताओ कितना आएगा ये F माइनस 36 इक्वल टू 45, तो F आएगा अपने पास में 81 न्यूटन के बराबर। यानी कि मैक्सिमम आप 81 न्यूटन का फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे अप्लाई कर सकते हो, तब तक ये एक साथ मूव करेंगे। अगर 81 से ज्यादा फोर्स आपने अप्लाई किया तो फिर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी यहां पे। ठीक है, आया समझ में ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक्स इन द गिवन फिगर। यहां पे दो ब्लॉक्स दिखा रखे हैं, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वो तो दे रखा है 0.4 और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.5। नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ये बोल रहा है कि ऊपर वाले ब्लॉक पे जब हमने फोर्स अप्लाई किया होगा तो बताओ इन दोनों ब्लॉक्स का एक तो एक्सेलरेशन कितना होगा और इनके बीच में जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में वो कितना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये मानते हुए कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, इनका कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसका मास है 7 किलोग्राम, नीचे वाले ब्लॉक का मास है 35 किलोग्राम। और एक बार कंबाइंड मास एज्यूम कर लो इसको, जिसका टोटल मास कितना हो गया 7 प्लस 35 यानी कि 42 किलोग्राम हो गया। तो 42 किलोग्राम मास है जिसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लगाया जा रहा है 100 न्यूटन के बराबर। इन दोनों सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है यानी कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं। तो जो नेट फोर्स आगे लगेगा वो 100 न्यूटन लगेगा। इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, उसको कंसिडर नहीं करना है अभी, है ना। यहाँ पे अगर फ्रिक्शन होता तो वो इसको रोकता मूव करने से सिस्टम को, तो यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आएगा, कॉमन एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन बराबर आएगा नेट फोर्स जो आगे लग रहा है 100 न्यूटन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम यानी कि 42 किलोग्राम। कितना आएगा सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो ये तो आ गया कॉमन एक्सेलरेशन, है ना। इस सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन अपने पास आ गया। अब दूसरा वाला ब्लॉक जिस पे डायरेक्टली फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है उसको ध्यान से देखो। ये नीचे वाला ब्लॉक है, इस पे डायरेक्टली फोर्स नहीं लगा है, लेकिन ये अगर मूव करेगा तो वो इसलिए मूव करेगा क्योंकि इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इसको अपने साथ में लेके जाएगा। फ्रिक्शन की वजह से ये स्लिप नहीं होगा, यहाँ पे इसको पकड़ के रखेगा और ये इसको साथ में ले जाएगा। तो दूसरे वाला ब्लॉक जिस पे डायरेक्टली फोर्स नहीं है, हम उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करके देखेंगे। तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वो हमको कैलकुलेट करना है, और वो उस फोर्स से कितना एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो सकता है वो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो बताओ इन दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा। तो इसके लिए इन दोनों सरफेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो कैलकुलेट करो। ऊपर वाले ब्लॉक का मास है 7 किलोग्राम, तो ये नीचे फोर्स लगाएगा m1g यानी कि 7 इंटू 10 यानी कि 70 न्यूटन, और उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n1 ऊपर की तरफ आएगा। तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है
स्मॉल एफ लिख रहा हूं उसको, वो फ्रिक्शन फोर्स बराबर होगा म्यू एस इंटू एन के। एन की जगह N1 लिखना है, और म्यू एस हमने इसलिए लिया है क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में जितना भी लगता होगा वो आपको कैलकुलेट करना है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5 इंटू N1 है यहाँ पे 70 किलोग्राम, तो आएगा 35 न्यूटन के बराबर। तो नीचे वाले ब्लॉक का आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है, तो मैं लिख देता हूं A2 मैक्स। इसको A2 मैक्स कितना होगा, तो इस पर नेट फोर्स जो लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, वो लग रहा होगा 35 न्यूटन, और इसका मास कितना है 35 किलोग्राम है, तो ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जो दूसरा वाला ब्लॉक है, यानी कि लोअर ब्लॉक है, उसका एक्सेलरेशन आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि कॉमन एक्सेलरेशन कितना है 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ क्या कॉमन एक्सेलरेशन यहाँ पे दूसरे वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन से ज्यादा है? हाँ जी ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना, स्लाइडिंग बिगेन्स। और अगर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी इसका मतलब दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे, तो वो दोनों का जो अलग अलग एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो जैसे ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इन दोनों सरफेस के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसके लिए आपको म्यू के भी दे रखा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करके रख लो अब पहले। तो काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स ये बराबर होगा म्यू के इनटू एन। म्यू के कितना है 0.4, एन कितना है, तो एन की वैल्यू है N1 कितना कैलकुलेट किया था 70 न्यूटन के बराबर, तो ये कितना आएगा 28 न्यूटन आएगा। मतलब जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी तब जो फ्रिक्शन इनके बीच में लगेगा वो 28 न्यूटन के बराबर होगा। पहले जब हमने ये मानते हुए कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, हमने पहले इसका कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड किया, फिर दूसरे वाले ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड किया, जिसके लिए हमें इन दोनों सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है उसकी जरूरत पड़ी, इसलिए हमने वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट किया है। ये जो फ्रिक्शन है ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, FL लिख दो चाहे इसको। और जब हमको ये पता चल गया कि यहाँ तो स्लाइडिंग होगी, इसका मतलब इनके बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। ये पहला वाला जो पूरा प्रोसीजर है वो चेक करने के लिए कि स्लाइडिंग हो रही है नहीं हो रही है। फिर आपने ये चेक कर लिया अभी, हाँ स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पे, इसका मतलब अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, उसके लिए म्यू के आपको दे रखा है। अगर ये म्यू के नहीं दे रखा होता, एक ही म्यू दे रखा होता, तो फिर ये फ्रिक्शन लेके हम इसको पूरा सॉल्व करते। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया 28 न्यूटन के बराबर आया। अब क्या करना है, अब आपको ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसको मैं लिख देता हूं A1, ये बराबर होगा नेट फोर्स जो इसके ऊपर आगे की तरफ लग रहा होगा, तो आगे कौन सा फोर्स लगेगा 100 न्यूटन, लेकिन इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ काम करेगा, है ना। ये ऊपर वाला ब्लॉक आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। तो इस नीचे ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, और उसका रिएक्शन फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे आएगा, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ। ठीक है, इस पे तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे जो इसके मोशन का अपोजिशन करेगा, और इस फ्रिक्शन फोर्स का रिएक्शन फोर्स किस पे दिखेगा आपको, इस नीचे वाले ब्लॉक पे दिखेगा आगे की तरफ, जिसकी वजह से ये आगे इसके साथ में चलने की कोशिश करेगा, है ना, आगे चलेगा थोड़ा। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स आगे लगा 100 माइनस फ्रिक्शन यानी कि 28 माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई ऊपर वाले ब्लॉक का मास यानी कि 7, कितना आएगा ये 72/7 यानी कि 10.3 के आसपास कुछ आएगा क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होगा ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन। और नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ये A2 फाइंड करने के लिए क्या करना है, देखना है कि इनके बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो वो लग रहा है 28 न्यूटन के बराबर, जो इसको आगे लेके जा रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स है 28 और नीचे वाले ब्लॉक का मास है 35 किलोग्राम, डिवाइड करके सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा 4/5 यानी कि 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। इस तरीके से आपको दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन बताना है। फ्रिक्शन पूछे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इन दोनों के बीच में 28 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन, सारी चीजें आ गई अपने पास। तो ऐसे तरीका है ये सॉल्व करने का, पहले तो कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करो, फिर दूसरे वाले ब्लॉक जिस पे डायरेक्टली फोर्स नहीं है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करो, फिर चेक करो कि भी स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही तो जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा उसी से ही दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे होंगे, और अगर स्लाइडिंग हो रही है तो फिर दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन फाइंड कर लो न्यूटन सेकंड लॉ यूज करते हुए। ठीक है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ये फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए।
बोलो आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है।